नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिफरी 82.22 पर। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश के बारे में देखा था। गुलाम वंश के अंदर हम लोगों ने किन किन के बारे में पढ़ लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा था, इस पर पढ़ लिया था। अब दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश में एक बात और रह गई थी, वो था हमारा सुल्तान बलबन के बारे में। तो सुल्तान बलबन के बारे में हम लोग देखेंगे। सुल्तान बलबन जो है, पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि गुलाम वंश के अंदर जो गुलाम वंश का शासनकाल था वो कितना से कितना था, 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? पूरा नाम क्या था? तो सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन था। गयासुद्दीन बलबन था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, बीपीएससी में 2-3 बार पूछा है। गयासुद्दीन बलबन था, और गयासुद्दीन बलबन का जो शासनकाल था वो कब से कब था? तो गयासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब था? तो 1236 से लेकर के 1240 तक था। फिर उसके बाद बलबन आए थे। बलबन का कब से कब था शासनकाल? तो बलबन का शासनकाल क्या था? 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक उसका क्या था? उसका शासनकाल था। मतलब कि दिल्ली सल्तनत का जो बागडोर था वो कौन संभाला था? 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक गयासुद्दीन बलबन। तो सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था, और उसने 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का बागडोर संभाला। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि गयासुद्दीन बलबन का उपनाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन का उपनाम था उलग खां। क्या नाम था? उलग खां। यहाँ पे लिखा हुआ है उलग खां उसका उपनाम था, और उसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। क्या था? बहाउद्दीन था। यहाँ पे लिखा हुआ है बहाउद्दीन। तो बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। उसका उपनाम क्या था? उलग खां उपनाम था। उसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। उसका शासनकाल कब से कब था? 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक था, और उसने दिल्ली सल्तनत का उसी काल में क्या किया था? बागडोर संभाला था। 1249 ईस्वी में 1249 ईस्वी में बलबन के बारे में ही 1249 ईस्वी में उसने क्या किया था? अपनी पुत्री का जो विवाह था, अपनी पुत्री का विवाह किससे कराया था? सुल्तान नसीरुद्दीन से करवाया था। किससे करवाया था? सुल्तान नसीरुद्दीन से करवाया था। सुल्तान नसीरुद्दीन से किया। इससे इससे क्या हुआ था? उसने उलुग खां की उपाधि किसे दी थी? उलुग खां की उपाधि नसीरुद्दीन, सुल्तान नसीरुद्दीन को दिया था, जिससे बलबन ने अपने पुत्री का विवाह कराया था। कब कराया था? 1249 ईस्वी में कराया था। और नायाब ए ममलिकात, क्या लिखा हुआ है? नायब अ ममलिकात का पद भी उसे दिया था, सुल्तान नसरुद्दीन को दिया था। किसने? बलबन ने दिया था। उपनाम उलुग खां का उपाधि जो दिया था, जो कि उलुग खां जो था वो किसका उपनाम था? सुल्तान बलबन का नाम था, जिसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है। और इसने उलुग खां की उपाधि किसे प्रदान किया था? नसरुद्दीन को प्रदान किया था, सुल्तान नसरुद्दीन को। नायाब ए ममलिकात का पद भी किसे दिया था? नसरुद्दीन, सुल्तान नसरुद्दीन को दिया था। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली का राजधानी बलबन ने दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। तो सल्तनत काल जो उसका था वो कब से कब था? 1266 ईस्वी में। 1266 ईस्वी में उसने क्या किया था? दिल्ली के राजगद्दी पर विराजा था और बैठा था, बोल सकते हैं। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला शासक का नाम क्या था? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत के अंदर रक्त और लौह की नीति अपनाने वाले शासक का क्या नाम था? बलबन था। वहां पे ऑप्शन में दे सकता है आपको, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, ये सारे ऑप्शन में रहेंगे। आपको मानना क्या है उसमें? बलबन मानना है। या फिर बलबन का वास्तविक नाम भी दे सकता है कि बहाउद्दीन। तो क्या होगा? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? बहाउद्दीन ने अपनाया था। या फिर ये भी दे सकता है कि गयासुद्दीन बलबन, ये भी पूरा नाम दे सकता है उसका। तो आपको ध्यान में रखना है कि उसका पूरा नाम क्या है, उसका उपनाम क्या था, उसका वास्तविक नाम क्या था।
तो बलबन ने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में सॉल्व। तो उस शासक का नाम बताइए जिसने राजस्व संबंधी सिद्धांत की स्थापना की थी। तो किसने की थी? बलबन ने किया था, सीधा बात है। बलबन ने ईरानी बादशाहों के परंपराओं को आरंभ किया था। तो अब यहाँ पे लिखा है कि ईरानी बादशाहों के परंपराओं, ईरानी जो बादशाह थे उनके कई सारे परंपराएं थे जिसको किसने अपनाया था? बलबन ने अपनाया था। उसमें से कुछ परंपरा यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे उसने सजदा, सजदा यहाँ पे लिखा हुआ है, सजदा और पाबोस, सजदा और पाबोस जैसे परंपराओं को उसने अपनाया था। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है सिजदा, सिजदा का मतलब क्या होता है? सिजदा का मतलब होता है सिजदा और पाबोस का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? तो सिजदा का मतलब होता है कि भूमि पर लेटकर अभिनंदन करना, भूमि पर लेटकर अभिनंदन करना या फिर स्वागत करना। और पाबोस का मतलब क्या होता है? पाबोस का मतलब होता है कि राजा के पैरों को चूमना। राजा के पैरों को चूमना पाबोस का मतलब होता है। तो उसने दो परंपराओं को शुरू किया था। पहला क्या था? सिजदा और पाबोस की रीतियां को क्या किया था? अपने शासनकाल में आरंभ किया था। और उसने फारसी त्यौहार, फारसी त्यौहार एक था नौरोज। ये भी क्वेश्चन में कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था कि नौरोज का प्रथा जो था वो आरंभ करने वाले शासक का नाम बताइए। तो कौन था? बलबन था। तो नौरोज त्यौहार शुरू करने वाले शासक का क्या नाम था? बलबन था। सजदा का मतलब क्या होता है? भूमि पर लेटकर अभिनंदन करना। पाबोस का मतलब क्या होता है? राजा के पैरों को चूमना। फिर आगे लिखा हुआ है कि बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान अर्ज, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया, दीवान अर्ज। जब दिल्ली सल्तनत के अंदर, आगे है टॉपिक कि दिल्ली सल्तनत के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था जो था वो क्या था, कैसा था। तो उन सब चीज़ों में मैं आपको दिखाऊंगा दीवान अर्ज। और फिर खिलजी वंश में बहुत सारे हैं, ऐसे यहाँ पे खिलजी वंश में एक चीज़ लिखा हुआ था, क्या वो मैं आगे बताऊंगा जब खिलजी वंश है उसमें मैं बताऊंगा आपको। तो दीवान मुस्तक राज किसने शुरू किया था? मतलब दीवान मुस्तक राज किसका था, किसके द्वारा दिया गया था? तो किसने स्थापना किया था? तो वो था क्या? खिलजी वंश का, खिलजी वंश से संबंधित है तो उसमें लिखना है आपको अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब उसके बाद लिखा हुआ कि बलबन ने अपना सेना, तो बलबन ने, ये बात आपको पता चल गया कि बलबन ने एक सैन्य विभाग का स्थापना किया था जिसका नाम क्या था? दीवान अर्ज। तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा दीवान अर्ज की स्थापना किसने किया था? बलबन ने किया था। बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवान ए अर्ज, सेना मंत्री दीवान अर्ज। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था मैंने बताया आपको कि दिल्ली का जब मैं प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें आपको दिखेगा दीवान अर्ज और भी सारे वंश, दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी वंश है उसके जो भी प्रशासनिक व्यवस्था थे उनके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे जो दीवान अर्ज है वो एक सेना मंत्री था, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था था। तो दीवान अर्ज किसे नियुक्त किया था, किसे बनाया था? तो इमाद उल मुल्क को, इमाद उल मुल्क को दीवान अर्ज बनाया था। किसने? बलबन ने बनाया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर पिछले वीडियो में इतना बाकी रह गया था, मैंने अभी इसको क्लियर कर दिया। अब इसके बाद दिल्ली सल्तनत के अंदर ही खिलजी वंश के बारे में हम लोगों को यहाँ पे चर्चा करना है, देखना है, पढ़ना है, उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली मैंने यहाँ पे जितना बताया आपको बलबन के बारे में, तो इसमें से जितने सारे मैंने सर्कल किए हैं या फिर अंडरलाइन किए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एग्जाम में पूछ लिया गया है तो वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आखिर इतिहास के अंदर तो ये बलबन के बारे में इतना कुछ ही लिखा हुआ है। अब अलग से तो एग्जाम जो भी क्वेश्चन सेटर होंगे वो तो अलग से तो नहीं दे सकते, इसी में से किसी चीज़ को घुमा करके पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि नौरोज त्यौहार शुरू करने वाले शासक का नाम बताइए, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन बदल के ये भी पूछा जा सकता है कि
फारसी त्यौहार शुरू करने वाले, फारसी त्यौहार नौरोज जो है उसका शुरुआत करने वाले कौन थे? बलबन थे। या फिर ये भी हो सकता है कि बलबन ने फारसी त्यौहार, किस फारसी त्यौहार का शुरू किया था, ये भी हो सकता है। तो आपको बताना है नौरोज। तो घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिर से वही। फिर अब जब यहाँ पे हमारा दिल्ली सल्तनत खत्म होता है, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सारे, रजिया सुल्तान बलबन, ये सारे यहाँ पे खत्म होते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे खिलजी वंश। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था? खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। कब किया था? तो 1209 ईस्वी में उसने किया था। 1209 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना किया था। 1209 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक, अब ये राज्याभिषेक जो करवाया था किसने करवाया था? ये जलालुद्दीन ने करवाया था अपना राज्याभिषेक। 1209 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक केकूबाद, यहाँ पे एक जगह है केकूबाद, सॉरी जगह नहीं है, केकूबाद एक व्यक्ति का नाम है, केकूबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण महल, मतलब कि वो जो महल था उसका कार्य पूरा नहीं हुआ था, उसी अधूरे कार्य जो था उसका अधूरा कार्य उस महल का, उसी महल में, उस महल का नाम क्या था? कीलूगढ़ी। उस कीलूगढ़ी महल में ही अधूरा कार्य था उसका, उस कीलूगढ़ी महल में ही अपना राज्याभिषेक करवाया था। कौन? तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1209 ईस्वी में केकूबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण महल, मतलब कि आधा अधूरा काम वाला महल में, उस महल का नाम था कीलूगढ़ी में ही अपना राज्याभिषेक करवाया था। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था। मैंने वहां पे बताया था कि दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम सुल्तान था, वास्तविक सुल्तान जो था वो कौन था? इल्तुतमिश था। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि फिर से, तो यहाँ पे वही बात लिखा है कि दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। लेकिन ये वहां पे किसके द्वारा बोला गया था? ये अकॉर्डिंग टू S.L. श्रीवास्तव के द्वारा बोला गया था कि जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था। जब जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन को अमीर तुजुक, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1209 ईस्वी में जब उसने दिल्ली का सुल्तान पद पर विराजा था, तो जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन खिलजी को, यहाँ पे खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी आएगा, अमीर तुजुक, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अमीर तुजुक का पद दिया था। और अपनी पुत्री का विवाह भी उसी से करवाया था। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को अमीर तुजुक का पद दिया और अपनी पुत्री का विवाह भी उससे करवा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि मलिक छज्जू लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मलिक छज्जू द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसको दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो मलिक छज्जू जो थे उसने विद्रोह किया था, उसको दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके कारण काड़ा मानिकपुर, एक जगह है काड़ा मानिकपुर का जो सूबेदार बनाया गया था वो किसे बना दिया गया था? इस मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने के बाद काड़ा मानिकपुर का जो सूबेदार बनाया गया था वो अलाउद्दीन खिलजी को बनाया गया था। फिर आगे लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर नियंत्रण स्थापित किया था। अब अलाउद्दीन भी यहाँ पे दिल्ली का पहला सुल्तान है, जलालुद्दीन भी पहला सुल्तान है, इल्तुतमिश भी पहला सुल्तान है। लेकिन सारे में फर्क इस बात का है कि वो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था और जलालुद्दीन भी दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्की सुल्तान था। अकॉर्डिंग टू S.L. श्रीवास्तव, क्वेश्चन में पूछेगा कि S.L. श्रीवास्तव के अनुसार दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्की सुल्तान कौन था? तो जलालुद्दीन था। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, लेकिन किस मैटर पे? उसने क्या किया था कि धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। तो क्वेश्चन बनाया कि धर्म पर राज्य का स्थापित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। लेकिन वो जो धर्म का जो स्थापना
धर्म पर नियंत्रण करके स्थापित जो किया था राज्य का, उसके विरोध में उसका प्रभाव जो है उलेगा वर्ग के प्रभाव से वो मुक्त था। क्वेश्चन में पूछेगा कि किसने उसके राज्य पर जो धर्म पर राज्य का जो नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा था उसका विरोध किसने किया था, तो ओलेगा वर्ग ने उसका विरोध किया था। क्वेश्चन में पूछा गया है ये क्वेश्चन पूछा गया, मैं जो भी बोल रहा हूँ कि धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित, अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था, उसका विरोध किसने किया था, तो उलेगा वर्ग ने किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह उलेगा वर्ग के प्रभाव से मुक्त था, तो उलेगा वर्ग का उसका प्रभाव नहीं पड़ा था, उलेगा वर्ग ने उसका विरोध किया था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी का उपाधि धारण किया था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी का उपाधि धारण किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा है यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर पे 2008 का क्वेश्चन है ये। किस शासक ने सिकंदर सानी, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी का उपाधि धारण किया था, तो आपको टिक आउट क्या करना है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और अपने सिक्के पर सिकंदर सानी का क्या किया था, अगर सिकंदर सानी का जो क्या किया था वो उस पर छपवाया था, आकृति को उसने अपने सिक्के पे छपवाया था, अंकित करवाया था। अब आगे लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जफर खां, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जफर खां जो है वो मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ क्या हुआ था, मारा गया, मतलब फिनिश हो गया। अब बेचारा गया तो था लड़ने के लिए, लेकिन उसे तो पता नहीं था कि मैं मारा जाऊंगा, क्या होगा। लेकिन वो क्या हुआ था कि जो जफर खां था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, और वो किसके द्वारा मारा गया था, मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। मैंने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश पढ़ाया था, उस समय भी बताया था कि मंगबरनी जो रक्षा पाने के लिए इल्तुतमिश सिंधु घाटी की तरफ भागा था, सिंध की तरफ भागा था, सिंधु घाटी नहीं सिंध की तरफ भाग करके इल्तुतमिश के पास आया था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसका सहायता नहीं किया था और फिर से उसने वापस वहां से चला गया था। तो वही मंगोल के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि जफर खां जो था वो मंगोल के विरुद्ध लड़ता हुआ क्या हुआ था, मारा गया। तो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन पूछा भी है कि जफर खां जो है वो, जफर खां नहीं, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो कि मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, उसका नाम क्या था। क्वेश्चन में रहेगा जफर खां, उलुग खां, और भी रहेगा इल्तुतमिश वगैरह, कुछ भी दे सकता है। तो क्वेश्चन चैप्टर कुछ भी आपको फंसाने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसमें आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, ये बात ध्यान में रखना है। सिंपल सा एक टॉपिक है, मैंने एरो करके भी दिखाया हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जफर खां जो था वो मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। अब आगे है पद्मावनी। पद्मिनी जो है वो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। ये क्वेश्चन भी पूछेगा आपको एग्जाम में कि पद्मिनी जो थी वो किसकी पत्नी थी। पद्मिनी किसकी पत्नी थी, राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मावती ने जोहर कर लिया। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत में मिलता है। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी का जो काव्य पुस्तक था पद्मावत, उसी में पद्मिनी की कहानी के बारे में पूरा आधार लिखा गया है। अब शायद पद्मावत मूवी भी है ना एक, पद्मावत मूवी में भी इसी के बारे में दिखाया गया है। तो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि पद्मिनी किसकी पत्नी थी, राजा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, अब यहाँ पे चित्तौड़ से क्वेश्चन बन सकता है कि चित्तौड़ का शासक कौन था। चित्तौड़ का शासक कौन था, राणा रतन सिंह था। मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन में दे सकता है आपको, चित्तौड़ दे सकता है। और नीचे एक क्वेश्चन है राजा रामचंद्र कहाँ के थे शासक, तो राजा रामचंद्र कहाँ के शासक थे, तो राजा रामचंद्र नीचे दिया गया है आपको, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राजा रामचंद्र,
देवगिरी के शासक थे। तो ऑप्शन में दे सकता है चित्तौड़ के शासक कौन थे, राजा तो देवगिरी के शासक कौन थे, ऐसे आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग दे सकता है, या फिर 4 ऑप्शन दे सकता है जिसमें से बताया जाए कि कौन सा सुमेलित सही है या फिर कौन सा गलत है। तो अगर सही वाला पूछा वहां पे दिया रहे चित्तौड़ के शासक कौन थे, राणा रतन सिंह थे। तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह का मृत्यु हो गया था, और राणा रतन सिंह के मृत्यु के बाद पद्मनी जो उनकी पत्नी थी उन्होंने क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था। जौहर का मतलब होता है कि आग लगा करके, कुंड में आग लगा करके क्या करना, उस पर खुद को समर्पित कर देना। जौहर का मतलब यही होता है। तो इस जौहर का जो मतलब है, नहीं दिख रहा होगा, इधर से दिखेगा आपको। जौहर का मतलब होता है कि कुंड में आग लगा करके खुद को उस पर समर्पित करना, या फिर उस पर खुद जाना, खुद को जला देना, खत्म कर देना। और पद्मनी की कहानी का आधार किसमें मिलता है, तो 540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा काव्य पुस्तक जो था वो पद्मावत, पद्मावत में इस कहानी के बारे में पूरा जिक्र किया गया है। तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि पद्मावत के रचयिता कौन है, पद्मावत के लेखक कौन है, पद्मावत काव्य पुस्तक के लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे एग्जाम में पूछा भी जाएगा। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक, देवगिरी का शासक कौन था, तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। कौन था, राजा रामचंद्र देव था। तो यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है देवगिरी का शासक राजा रामचंद्र था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि देवगिरी के शासक कौन थे, राजा रामचंद्र थे। मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ सकता है आपको क्या, कि चित्तौड़ के राजा कौन थे, राजा रतन सिंह, राणा रतन सिंह, राजा रतन सिंह। देवगिरी के शासक कौन थे, देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र थे। ये भी आपको क्वेश्चन में ऐसे मिला करके देना है, ABCD। अगर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पे 4 को मैच करना है, अगर 2 आपको पता है तो 2 ऑटोमेटिकली आप एज्यूम करके मार सकते हैं। और बाकी रही बात आगे, हम लोग पढ़ते पढ़ते वो भी 2 सीख लेंगे, अगर 2 रहेगा तो वो भी सीख लेंगे। तो देवगिरी के शासक कौन थे, राजा रामचंद्र थे। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर देवगिरी का शासक रामचंद्र ने प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया। मतलब क्या हुआ कि 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जब देवगिरी पर सब आक्रमण किया था, तो वो आक्रमण में क्या हुआ था, वो आक्रमण सफल हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। तो राजा रामचंद्र जो थे देवगिरी के शासक, उसने क्या हुआ, वो उसके सामने घुटने टेके बाध्य हो गए थे। तो उसने क्या वादा किया था कि वो प्रतिवर्ष एलिचपुर का जो आय है वो कहाँ भेजेगा, अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजेगा, लेकिन दिल्ली सल्तनत में भेजेगा, दिल्ली भेजेगा। तो लेकिन क्या हुआ था मेरे दोस्त, यहाँ पे 1305 से लेकर के 1306 ईस्वी में राजा रामचंद्र जो थे देवगिरी के शासक, उसने यह जो आय था वो एलिचपुर का आय जो था वो दिल्ली नहीं भेजा था। दिल्ली नहीं भेजने का परिणाम क्या हुआ, दिल्ली जब वो नहीं भेजा था तो उसका परिणाम क्या हुआ कि जिस कारण 1307 ईस्वी में उसने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। किसने भेजा था, अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि राजा रामचंद्र ने उससे वायदा किया था कि मैं प्रतिवर्ष हर साल क्या करूंगा, एलिचपुर का आय दिल्ली भेजूंगा। लेकिन उसने 1305 से 1306 1 साल का ड्यूरेशन है, 1 साल का समय है, उसमें उसने दिल्ली में एलिचपुर का आय नहीं भेजा था। जब उसने नहीं भेजा तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक सेनापति, उसने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो देवगिरी पे जब आक्रमण करने के लिए भेजा तो क्या हुआ, तो आक्रमण करने के लिए भेजा, उसने राजा रामचंद्र को क्या कर दिया, युद्ध में पराजित कर दिया था। किसने पराजित किया था, मलिक काफूर ने राजा रामचंद्र को युद्ध में पराजित कर दिया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया, उसके सामने घुटने टेक दिया। अब आगे लिखा है कि मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। मलिक काफूर जब गुजरात में आक्रमण किया था तो उसी दौरान उसे कौन मिले थे, मलिक काफूर मिले थे।
इसे 1000 दिनार भी कहा जाता है। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? राजा कर्णदेव। तो मैं यही बता रहा था आपको कि जो मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देंगे। 4 ऑप्शन में लिखा रहेगा कि चित्तौड़ का राजा कौन था? चित्तौड़ का राजा राणा रतन सिंह। देवगिरी का राजा राजा रामचंद्र। गुजरात का शासक कौन था उस समय? गुजरात का राजा कौन था उस समय? कर्णदेव था। तो ये 3 और एक ऑप्शन दे देगा आपको रणथंभौर का राजा कौन था। तो रणथंभौर का राजा कौन था वो भी आपको वहाँ पे ऑप्शन में लिखा रहेगा। तो आपको सही मिलान करके सही मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है और फिर आपको क्या करना है? आंसर अपना टिक आउट करना है। तो अभी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने आपको देवगिरी के शासक तक बताया है, राजा रामचंद्र के बारे में बताया। मलिक काफूर ने राजा रामचंद्र पर आक्रमण करके उसे पराजय कर दिया और राजा रामचंद्र ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात में जब आक्रमण किया था तो उसी समय उसे मिला था वो। और गुजरात के शासक उस समय कौन थे? गुजरात के राजा कौन थे उस समय? तो कर्णदेव थे। आपको ये सब बात याद रखना है। जलालुद्दीन खिलजी तो था वो दिल्ली का सुल्तान बना। जब दिल्ली का सुल्तान बना था तब उसने अलाउद्दीन खिलजी को अमीर तुजुक का पद दिया था और अपनी पुत्री का भी विवाह उसके साथ करा दिया था। फिर अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। उसका विरोध किसने किया था? तो उलेगा वर्ग के प्रभाव से वो मुक्त था और उलेगा वर्ग ने ही राज्य तो धर्म पर जो राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था उसी का विरोध उलेगा वर्ग ने किया था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी का उपाधि धारण किया था, ये भी आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जफर खां मंगोलों के द्वारा लड़ता हुआ मारा गया। तो ये सारे थे अभी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसके आगे भी और सारे हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियोस देखते रहें, वॉचिंग करते रहें और वीडियोस को सुने, लिखें। मैं जो बता रहा हूँ वो आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। और कोशिश कीजिए जितना बार आप सुनते हैं, जितना देखते हैं, वो सुनने से कुछ ज़्यादा याद होता है। और कुछ बातें अगर आप नोट भी करते हैं तो उससे भी आपको याद रहेगा। तो हमारा कोशिश है कि हम लोग चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे और उसको याद करते जाएंगे, मेमोरी पे सेटअप करते जाएंगे ताकि हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो छूटे नहीं। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंदर मैंने अभी तक खिलजी वंश तक पहुंचा। सभी खिलजी वंश तक तो पहुंच गए हैं लेकिन खिलजी वंश अभी समाप्त नहीं हुआ है। खिलजी वंश समाप्त अगले वीडियो में भी हो सकता है। तो हम लोग जितनी भी बातें इसके अंदर लिखा हुआ है वो सारी बातें हम लोगों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जितने भी टॉप पॉइंट्स लिखे गए हैं ये सारे लगभग एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछने का संभावना भी बहुत है। तो हम लोगों को ये बात ध्यान में रखना है। बाकी जो बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।